दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ आज हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर अंबुज। तो आइए हम इनसे जानते हैं 2024 का चुनावी जंग और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उनसे हम समझते हैं कि विकसित राष्ट्र भारत कैसे बनेगा, आप बताएं। देखिए 2024 का चुनावी जंग शुरू हो गया है जी। सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं और इसमें यह देखना पड़ेगा कि पार्टियां किस तरीके से और किस मंसूबे तक लगी हैं। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो उसने अपने को 400 से अधिक 400 पार का नारा दिया है और उसके लिए वो अभी एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी उन्होंने किया, पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो चुनिंदा कार्यकर्ता होते हैं, वह राष्ट्रीय अधिवेशन में आया। उसमें बहुत सी बातें हुई होंगी, लेकिन एक और देखना पड़ेगा कि 2014 और 24 में बहुत सा अंतर दिखाई दे रहा है। 2024 का चुनाव बहुत ही गंभीर तरीके से एक जोड़ी के रूप में लड़ा गया था और 2024 आते आते एकल चुनाव हो गया है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का जिस तरह से समन्वय भाजपा में हो रहा है, लगातार उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे तो लगता है कि दोनों लोगों का एक गठजोड़ की तरह चल रहा है। मतलब भाजपा कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है। नहीं, कांग्रेस हटाओ का नारा देते हुए कांग्रेस के नेताओं की पूछ भाजपा में ज्यादा बढ़ी है और भाजपा कार्यकर्ता कहीं ज्यादा हाशिए पर चला गया है। जैसे अभी कुछ नाम आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, अजीत पवार, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ऐसे तमाम नाम आएंगे आपके सामने, जो कि भाजपा में एक रसूख रखने वाले लोग और एक कद भी और पद भी दोनों उनके पास है। वह भाजपा नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। कल तक जो लोग कांग्रेस का झंडा लेकर झंडा बरदावर करने वाले लोग और उन पर ईडी की छापेमारी हो रही थी, आज वो भाजपा के झंडा बरदावर हो गए हैं और उनको पूरा उतना ही सम्मान भी मिल रहा है। और उन पर जो ईडी की छापेमारी हो रही थी, इस तरह कहीं न कहीं भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जिस बिना पर भाजपा खड़ी हुई थी, वह अपने मूल कार्यकर्ताओं को छोड़कर एक नए तरीके का परिसीमन और एक नए तरीके का परिवेश गठन किया जा रहा है। अब रही बात चुनाव के मुद्दे की, 2024 का चुनावी जंग किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, तो देश के सामने अभी तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर आधारित चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं भी एक और तीसरी बार सरकार बनाओ और दूसरी ओर हो रहा है कि हटाओ।
बस यही दो मुद्दे, यही एक मुद्दे पर, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो और चाहे वह विपक्ष हो, चुनाव लड़े जा रहे हैं। कहीं भी रोजगार का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी महंगाई का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई को लोग जैसे स्वीकार कर चुके। कुछ लोग जब पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ था तो कहे 200 पार से भी हम ले लेंगे। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि महंगाई मुद्दा ही न रहे। तो मोदी जी जो विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, वो विकसित राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मोदी जी जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं, उनका विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए, जब कोई भी राष्ट्र विकसित होता है या विकासशील होता है या संघर्षशील होता है तो राष्ट्र का मतलब जनता से होता है। जनता के अधिकारों से होता है, जनता के विकास से होता है। जिस देश में 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग लाइन लगाते हैं, वहाँ विकसित राष्ट्र उसी तरह है जैसे एकाएक कह दिया जाए कि गरीबी मिटाना है। एकाएक नारे पर चुनाव लड़ने का भारत में प्रचलन रहा है। यहाँ नारों पर ही चुनाव लड़े जाते रहे और ये नारा देने का काम है कि हम विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है, बनेगा। तब 2024 में विकसित राष्ट्र पर चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही। और जहाँ तक बातें हो रही हैं इस तरह की कि विकसित राष्ट्र होगा तो आम जनता का क्या रुख होगा? आम जनता विकसित राष्ट्र में किस पायदान पर खड़ी होगी? विकसित राष्ट्र आम जनता का होगा कि कुछ लोगों के विकसित हो जाने का होगा, कि कुछ उद्योगों के बढ़ जाने का होगा, कि कुछ नए तरीके का होगा? यह समझना होगा। जहां स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का प्रचार हो रहा है सरकार के द्वारा, इसका मतलब है कि देश की जनता अपने स्वास्थ्य का ख्याल शायद अपने से नहीं सक्षम नहीं है। जहां मिड डे मील का प्रचलन दिया जा रहा है शिक्षा में, इसका मतलब है कि वह शिक्षा, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने में और भोजन में उसके रुकावट है। इसको हम प्रलोभन के रूप में नहीं देखते हैं, इसे हम अच्छा मानते हैं कि सरकार उतना जनता के लिए सोच रही है। लेकिन अब उसके लिए विकसित राष्ट्र कह देना, या तो एक चीजें तय होनी चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यह आदमी की मूलभूत जरूरत है और यह सरकार ही देगी। अगर यह तय हो जाता तो शायद हम कह सकते थे कि हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार ही देगी यह भी नहीं है, एकहरी शिक्षा भी नहीं है,
शिक्षा कई तरीके से, कहीं एक और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जिसकी बड़ी बड़ी फीसें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और दूसरी ओर हमारे सरकारी केंद्र हैं जिसके हालात और स्थिति परिस्थिति को हमें नहीं कहना है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और कहाँ किसको अपने लड़के का एडमिशन कराना है, जिनके पास हैं लोग वह जानते हैं कि कहाँ करवाना है। क्योंकि अभी जितने भी हम नाम बताए हैं, मान लीजिए जो लोग ये पॉलिटिकल लोग हैं या कोई भी लोग सरकारी स्कूल से पढ़कर नहीं गए, चाहे वह मिलिंद देवड़ा हो, जतिन प्रसाद हो, ये सब खानदानी लोग हैं। राजनीति का वंशवाद है ये। तो अभी मतलब कि अभी एक चीजें आई है कि परिवारवाद को मिटाना है, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यह सब परिवारवादी लोगों को ही ग्रहण किया जा रहा है। यह पूरा विरोधाभास है, यही विरोधाभास है। यह पूरा विरोधाभास है नहीं भाजपा का। इसको विरोधाभास मत कहिए, यह राजनीति का एक नया तरीके का समीकरण है। अच्छा, जब चाहिए तब वैसी टोपी पहन लीजिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पीसा जाता है तो मूल कार्यकर्ता जो एक विचार, एक सपने को लेकर किसी भी दल से जुटता है और उस दल के विचार के लिए वह तैयार होता है, उस विचार के लिए उस लड़ाई शुरू करता है, पिसा हो जाता है। तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि ये विकसित राष्ट्र हम बना रहे हैं, तो ये विकसित राष्ट्र किसके लिए बन रहा है? भारत का विकसित राष्ट्र किसके लिए बन रहा है? हमेशा विकसित लोगों के लिए ही अधिकतर कार्य योजनाएं होती हैं। जैसे कि जो विश्वविद्यालय खुले हैं या चल रहे हैं, उसमें जो इंटर पास कर लेगा वही विश्वविद्यालय में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। तो विकसित राष्ट्र के योग्य जो होगा वह विकसित कहलाएगा। लेकिन पूरा विकसित राष्ट्र की एक परिकल्पना बहुत बड़ी है। यह परिकल्पना आसान नहीं है, इसको आसानी से कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब परिकल्पना बड़ी होती है तो संघर्ष बड़ा होता है, और संघर्ष बड़ा होता है तो मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। परिकल्पना बड़ी हो और संघर्ष छोटा हो तो परिकल्पना को प्राप्ति में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि फिर वो हवाई ही हो जाता है। तो क्या लगता है कि मोदी जी का सपना जो है वो हवाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेता का मतलब सपना देखना और सपना दिखाना। गांधी जी ने आजादी का सपना दिखाया था और उस सपने को लोगों के दिलों में जगाया था और यह बतलाया था कि आजाद जीवन ही सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए कुर्बानी का सपना जगाया और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरह से जब जिस दौर में कोई भी नेता होता है, हर दौर का एक नेता होता है, तो वो एक सपना जगाता है
लेकिन सपने पर चलना भी पड़ता है। गांधी और सुभाष चंद्र बोस जिस सपने को दिखाए थे, जिस सपने को जनता को समझाए थे, उस सपने पर चलते हुए दिखाई दिए थे। लोगों के समझ में आया था कि नहीं, जो इन्होंने कहा ही नहीं है उस सपने पर चले। अच्छा, एक सवाल और है कि राहुल गांधी जो बनारस में सभा किए और इसमें देखा जा रहा है कि उनके गुजरने के बाद गंगा जल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद गंगा जल का पानी का छिड़काव किया जा रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो यह एक नए तरीके के छुआछूत की परंपरा को जन्म दे रहा है, जो कि लोगों में सामंजस्यता तो नहीं कर बढ़ेगी, लोगों में विद्वेष जरूर की भावना जरूर कुछ न कुछ बढ़ेगी और मुखरित भी हो सकती है। क्योंकि एक पक्ष आप कह रहे हैं तो एक पक्ष मुखर दिखाई दे रहा है, तो हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, तो दूसरी ओर भी कुछ न कुछ इस तरह की बातें आएंगी। तो क्या ये माना जाए कि ये लोकतंत्र के लिए सकारात्मक नहीं है? जो घटना हमारे देश में घट रही है, इस तरीके का नफरत पूर्ण वाला घटना जो हमारे देश में घट रही है, तो क्या माना जाए ये लोकतंत्र के लिए सकारात्मक नहीं है? नहीं, लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है और लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है। आम जनता ने इसे 75 सालों तक महफूज रखा है। इसमें बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़ी बड़ी चीज़ों के नेतृत्व हुए और उसके द्वारा इस लोकतंत्र को बचाने का और महफूज रखने का काम किया, जिसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी जैसे दिग्गज नेताओं ने समय समय पर लोकतंत्र को स्थापित करने का, लोकतंत्र को बचाने का और लोकतंत्र के लिए लड़ने का काम किया। और इस तरह की परंपरा से आज तक जो देश हमारा अमृत काल मना रहा है, यह लोकतंत्र के बचे होने का है। जब हम कह सकते हैं कि निचली पादान का व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठ सकता है, यही हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत का लोगों के दिलों में है, इसलिए इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ अडानी का राज चल रहा है। देखिए, राहुल जी कह रहे हैं और वह व्यापारिक तौर पर कह रहे हैं। अडानी व्यापारी, और व्यापारी का राज्य का मतलब है कि उसका राज्य मतलब वो पैसा कमाना। तो हो सकता है कि अडानी इस समय सबसे बड़े एकाएक उद्योगपति के रूप में उभरे हैं, तो लगातार उनके धनों में इजाफा होता जा रहा है। तो अडानी का राज्य भी राहुल जी कह सकते हैं इसको, लेकिन अडानी व्यापारी का राज नहीं हुआ करता, व्यापारी का धन हुआ करता है। वह आर्थिक केंद्र बन सकते हैं और वही वह बन रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमें दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।